नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं और ये पोर्टफोलियो एक स्टूडेंट का है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है करीब नवंबर 2019 से। में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कौन से स्टॉक्स में इनको क्वांटिटी को कम करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में इनको कम्प्लीटली एग्जिट कर जाना चाहिए और कौन से स्टॉक्स को इनको पोर्टफोलियो में और शामिल करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स को और वेटेज देना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर बात करें हम लोग इनका टोटल इन्वेस्टमेंट का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है करीब 1,65,000 के करीब और इनका जो करेंट वैल्यू है वो है करीब 1,81,000 के करीब। तो इनका टोटल रिटर्न की बात करें तो 15,000 के करीब इनका टोटल रिटर्न चल रहा है। तो पहला इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने एक स्टॉक में किया है वो है सोना BLW प्रिसीजन और इसमें इन्होंने करीब 51 क्वांटिटीज़ बाई किया है और करीब 14,841 का इनका इन्वेस्टमेंट है और करेंट वैल्यू चल रहा है 31,408 के करीब। तो इनका करेंट वैल्यू करीब डबल हो चुका है जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो सोना BLW की बात करें तो एक ऑटो पार्ट बनाने वाली शानदार कंपनी है। तो इन्होंने करीब 14,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इनका टोटल इन्वेस्टमेंट ही 1,65,000 के करीब है। तो 10% करीब वेटेज इन्होंने सोना BLW में दे रखा है। तो इसमें आप कुछ प्रॉफिट बुक करें, इसमें करीब 50% तक आप एग्जिट करें क्योंकि इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी हैवी हो चुका है आपके पोर्टफोलियो का बजट के अनुसार। तो और IRCTC में इन्होंने करीब 25 शेयर्स बाई किया है और 17,890 का इनका इन्वेस्टमेंट है और अभी प्राइस इनका जो करेंट है वैल्यू वो है 20,192। तो इसमें भी प्रॉफिट इनका चल रहा है लेकिन इसमें भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वेटेज दे रखा है। IRCTC की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 159 का हो चुका है। हम अपने पुराने वीडियो में बात भी किए थे कि IRCTC से आप लोग को एग्जिट करना चाहिए, कुछ क्वांटिटी कम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा लेकिन अभी करेंट प्राइस में नीचे आ सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग है। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है और सेल्स ग्रोथ भी इधर हम लोग को 2 सालों से निगेटिव देखने को मिल रहा है। कोविड के चलते लॉकडाउन था और ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आया है। तो IRCTC से आप कुछ एग्जिट करें, करीब इसमें से भी आप 50% प्रॉफिट बुक करके निकलें। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है दोस्तों TCS में और TCS में करीब 5 स्टॉक्स बाई किया है और 18,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और 18,207 इनका करंट प्राइस चल रहा है। तो TCS में आप होल्ड करें और समय आने पे इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। हमारा मेथड को फॉलो करें, 20 और 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज से हम लोग यूज़ करते हैं उससे आप लोग देख करके बाई कर सकते हैं। TCS बहुत ही शानदार स्टॉक है, आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना करके देगा। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया है एप्टस वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक NBFC का एक शानदार शेयर है, ग्रोथ पोटेंशियल इसमें भी अच्छा है। DIIs ने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखा है लेकिन आपने करीब 14,000 के करीब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसमें भी आप 50% के करीब एग्जिट कर लें क्योंकि इतना ज़्यादा हाई ग्रोथ स्टॉक में आप 14,000 के करीब इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं। 10% अपने पोर्टफोलियो का वेटेज आप इस सब स्टॉक में नहीं दे सकते हैं। कर रखा है दोस्तों केम्प्लास सैनमार्ड, एक केमिकल कंपनी है और इसमें भी इन्होंने 14,600 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो एक स्टॉक में आप फिर से 10% का इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो इससे भी आप थोड़ा सा वेटेज कम कर सकते हैं। और टॉप के केमिकल स्टॉक जैसे दीपक नाइट्राइट हुआ, आपका पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हुआ, उसमें आप कुछ वेटेज दे सकते हैं। तो इससे भी कुछ क्वांटिटी आप कम करें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है, 5 स्टॉक्स बाई किया है, 11,450 का इनका वेटेज है। तो इसमें तो और भी इन्वेस्टमेंट करना है, समय समय पे आपको देख करके चार्ट को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में बने रहें और भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचना है। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर का 5 स्टॉक्स बाई किया है, 12,710 इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है और 11,413 इनका करंट वैल्यू चल रहा है। तो हम लोग देख रहे थे FMCG कंपनी में लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी डाउन ट्रेंड हम लोग को शो किया है। तो इसमें भी आप इन्वेस्टेड रहें और समय आने पे और भी हम लोग को वेटेज बढ़ाना है। ये दोनों क्वालिटी स्टॉक है तो इसमें आप लोग को वेटेज जरूर बढ़ाना चाहिए। और दीपक नाइट्राइट में अपने 5 स्टॉक्स बाई किया है तो 11,530 का आपका इन्वेस्टमेंट है। तो दीपक नाइट्राइट में बने रहे, समय आने पे और भी इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन अभी आपका जो करेंट वैल्यू है वो 11,000 आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो केमिकल सेक्टर में आपका सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है, आपने पीछे
जो केमिकल स्टॉक बाई किया था उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट, तो उससे भी थोड़ा सा आपको कम करना है वेटेज और दीपक नाइट्राइट में बने रहना है। और इन्फोसिस में इन्होंने 5 स्टॉक्स बाई किया है और करीब इनका 6,635 का इन्वेस्टमेंट है। तो अभी करंट वैल्यू करीब चल रहा है 8,345 का। तो इन्फोसिस में बने रहें और समय समय पे इसमें इन्वेस्टमेंट या SIP करते रहें। अगला स्टॉक जो दिग्गज कंपनी है HDFC बैंक, देश की सबसे बड़ी बैंक है और 5 स्टॉक्स इन्होंने बाई किया है। तो 7,545 का इन्वेस्टमेंट है और इसमें करीब आपका लॉस चल रहा है, लेकिन इसको लंबे समय तक होल्ड कीजिएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अच्छा कंपाउंड करेगा आपका वेल्थ को। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है दोस्तों टाटा पावर का, करीब 20 स्टॉक्स बाई किया है। तो करीब 2,760 का इनका इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू करीब 4,682 का है। तो करीब करीब डबल हो चुका है आपका टाटा पावर में। तो इसको होल्ड करना है और भी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है समय समय पे। लंबे समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रचलन होगा उसमें ये पावर चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, तो इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। तो आप टाटा पावर में ज़रूर से बने रहें और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। SBI कार्ड्स का इन्होंने 5 स्टॉक्स बाई किया है और SBI कार्ड में हम लोग लगातार डाउन ट्रेंड देख रहे थे, इसके कारण इनका भी पोर्टफोलियो निगेटिव गया है। SBI कार्ड्स में करीब 5,500 के करीब इन्वेस्टमेंट है। तो SBI कार्ड में भी बने रहें और समय समय पे इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना है। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने करा है दोस्तों BSE में, करीब 2 स्टॉक्स बाई किया है। 3,920 का इनका टोटल वैल्यू इन्वेस्टेड है। तो BSE में आप बने रह सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा स्टॉक आपको बता रहे हैं तो आप कैम्स बाई कर सकते हैं, CDSL बाई कर सकते हैं, क्योंकि BSE में उतना ज़्यादा हम लोग को ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। भले ही रिटर्न हम लोग को पास्ट में बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, तो BSE से आप एग्जिट करके कैम्स या CDSL में जा सकते हैं। और अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो एक PSU स्टॉक है BPCL। तो BPCL में भी चाहे तो आप बने रह सकते हैं। 10 स्टॉक्स आपने बाई किया है तो 10% का आपको डिविडेंड भी मिलता है। लेकिन अगर आपको ग्रोथ का पोर्टफोलियो चाहिए तो PSU स्टॉक को आपको निगलेक्ट करके चलना चाहिए। तो BPCL में अगर बने रहना है डिविडेंड के लिए तो होल्ड कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद BPCL में अच्छा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल सकता है। और BPCL में करीब इन्होंने 4,696 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो लगातार डाउन ट्रेंड BPCL में चल रहा था, उसी के कारण इनका निगेटिव चल रहा है BPCL में। अगला स्टॉक जो इन्होंने बाई कर रखा है दोस्तों वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा का एक शानदार कंपनी है, टाटा सॉल्ट और टाटा टी इसका पॉपुलर प्रोडक्ट्स है और 5 स्टॉक्स बाई किया है। तो हम लोग देख रहे थे FMCG कंपनी में तो लगातार डाउन ट्रेंड ही था। तो 4,375 का इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू इनका चल रहा है 3,494 का। तो इसको भी आपको होल्ड करना है लंबे समय तक और आपको इसमें समय समय पे ऐड भी करना है। और IEX में करीब 15 स्टॉक्स इन्होंने बाई किया है, तो इसको भी आपको होल्ड करना है। शानदार ग्रोथ स्टॉक है, पावर ट्रेडिंग का काम करता है कंपनी और डेट फ्री कंपनी है। तो इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट समय समय पे बढ़ाना है और 3,675 का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है। तो इन्होंने भी टॉप पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है और IEX का PE भी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। तो थोड़ा बहुत और भी करेक्शन दिख सकता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। अगर जैसे ही प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब आएगा तो और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। अगला क्वांटिटी इन्होंने फिर से एक PSU स्टॉक बाई किया है दोस्तों। HPCL में 10 क्वांटिटीज़ बाई किया है। तो 2,940 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है HPCL में भी। और अगला भी PSU है एक NMDC, ये भी एक मेटल सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी है और PSU स्टॉक है। तो 20 स्टॉक इन्होंने बाई किया है और 2,840 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और 2 PSU फिर से बाई आपने किया है। तो BPCL ऑलरेडी आपके पास एक PSU है, तो ये 2 PSU से आप एग्जिट कर सकते हैं। BPCL को होल्ड करें, क्योंकि ज़्यादा PSUs को आप बाई मत करके चले, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ रहेगा तो रिटर्न मिलेगा, नहीं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड के लिए हम लोग को बड़ा क्वांटिटी चाहिए, बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, तब डिविडेंड अच्छा खासा अमाउंट हम लोग को दिखेगा। तो डिविडेंड के चक्कर में न रहे। और अगला स्टॉक भी एक PSU स्टॉक है दोस्तों, MSTC। इससे भी आप एग्जिट करें, क्योंकि ज़्यादा PSU स्टॉक्स आपका पोर्टफोलियो में है और ग्रोथ आपका पोर्टफोलियो से कम हो जाएगा ऐसे ज़्यादा PSUs आप बाई कीजिएगा तो, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोन रहता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज से। तो ये सब स्टॉक से आप एग्जिट करें। SBI भी एक PSU बैंक पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने लगता है रिटर्न को चेज़ करके SBI में इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे आपके पास HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, बंधन बैंक है। ये सब स्टॉक्स जो
प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उनको आप पकड़े। अगर इन्वेस्टमेंट SBI में करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ना करें, एग्जिट कर सकते हैं। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 8 स्टॉक्स बाई किया है। तो ये भी एक PSU स्टॉक है और इसमें 1000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इससे भी आप एग्जिट करें, ज़्यादा PSU स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। और इन्होंने निफ्टी 20 में मात्र 2 क्वांटिटी बाई किया है। 366 का इनका अभी वेटेज चल रहा है और 388 का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। निफ्टी 20 में करीब आपको 10 से 15%, करीब 20% तक भी आप वेटेज निफ्टी 20 में अकेले दे सकते हैं। और गोल्ड 20 में भी इन्होंने बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी 167 रुपीज़ गोल्ड 20 में लगाया है। तो इसमें भी आप क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। कितना वेटेज किसको देना है इसका हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। और प्रोज जो आपके पोर्टफोलियो का है वो सबसे पहला बात कि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ही यंग एज से किया है। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हुए भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए, ये बहुत ही बड़ी बात है और हम लोग के लिए भी एक सीखने वाली और लर्निंग फेज है कि इतना कम उम्र में भी इन्वेस्टमेंट का आपको ज्ञान आ चुका है। तो आप कंटिन्यू रखें और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहें, तो आपको बहुत ही बड़ा आपको यहाँ से स्टॉक मार्केट से फ़ायदा मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इस पोर्टफोलियो का रहा दोस्तों वो है कि मोस्टली इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जब मार्केट करेक्शन होता है तो लार्ज कैप स्टॉक कम टूटते हैं और मिड कैप स्टॉक उससे थोड़ा ज़्यादा टूटते हैं और स्मॉल कैप ज़्यादा करेक्ट कर जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को भी अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा वेटेज लार्ज कैप स्टॉक्स को ही देना है। अगर आप मल्टी कैप पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक तीनों को शामिल करना चाहते हैं तो 40 to 50% आप डायरेक्टली लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा लगाएं। और मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में करीब आप 30 to 40% आप मिड कैप में लगाएं और रेस्ट 10 से 20% आप स्मॉल कैप में पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरह का आप वेटेज करें तो आपका एक पोर्टफोलियो मल्टी कैप पोर्टफोलियो बनेगा। और इस पोर्टफोलियो का थोड़ा कॉन्स है दोस्तों, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और क्या क्या आपको सुधार करना है। तो सबसे पहला तो डिक्रीज़ करना है कुछ क्वांटिटीज़। कुछ स्टॉक्स में आपने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, करीब 10% के करीब। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो सब स्टॉक्स में आपको नहीं करना है, जैसे IRCTC में और एक सोना BLW में, ये सब में आपको थोड़ा अपना पोर्टफोलियो का वेटेज कम करना है उन स्टॉक्स में। और सेकेंड बात जो है, इंक्रीज़ करना है आपको ETFs का क्वांटिटी। आपने ETFs में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपको कम से कम 20 to 30% आपको केवल ETF में इन्वेस्टमेंट करना है। और फाइनेंशियल सेक्टर में भी आपने कम वेटेज दिया है, सिर्फ HDFC बैंक को शामिल किया है और SBI को शामिल किया है। तो SBI को हम बोलेंगे कि अपने पोर्टफोलियो से हटा सकते हैं, उसके जगह एक NBFC को ला सकते हैं, जैसे HDFC हो गया, या आप बजाज फाइनेंस को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं जब मौका मिलेगा तो। और भी बहुत सारा NBFCs है, जैसे बंधन बैंक हो गया, फेडरल बैंक, ये सब में से आप किसी ग्रोथ स्टॉक में आप शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। और फाइनेंशियल सेक्टर में भी कुछ ग्रोथ वाले सेक्टर हैं जिसको आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, जैसे आपका AMC सेक्टर हो गया और इंश्योरेंस सेक्टर हो गया। तो AMC सेक्टर की बात करें तो बहुत ही ग्रोथ स्टॉक्स इसमें है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं 6 करोड़ ओनली डीमेट अकाउंट इंडिया में खुले हैं और देश करीब 131 करोड़ का है। तो ग्रोथ पोटेंशियल इमेंस है, तो आपको इनका स्टॉक बाई करना है। जैसे आप HDFC AMC बाई कर सकते हैं, कैम्स आप बाई कर सकते हैं, CDSL हो गया, MCX हो गया, ये सब स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखते हैं, तो आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और फाइनेंशियल्स में ही दूसरा सेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग और प्रॉमिसिंग लग रहा है दोस्तों, वो है इंश्योरेंस सेक्टर। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कोविड के बाद से बहुत ही ज़्यादा लोगों में जागरूकता बढ़ी है और हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो ऐसे में इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय में ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के टॉप स्टॉक जैसे अभी LIC भी आने वाला है, और जैसे हम लोग बात करें तो HDFC लाइफ हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया और ICICI लोम्बार्ड हो गया और आपका SBI लाइफ हो गया। ये सब स्टॉक्स बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। इनमें से 1-2 स्टॉक में आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें, ताकि आप ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक को ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में वेटेज दें। और आपके पोर्टफोलियो का सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमको लगा है वो है कि आप रिटर्न को चेज़ करते हैं, वैसे स्टॉक को आप चेज़ करते हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम लोग को डायरेक्टली रिटर्न को चेज़ करके हम लोग को उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि किसी भी आप प्राइस पे बाई कीजिएगा तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा, आपको लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ेगा और प्रॉफिट में आने के लिए आपको बहुत ही लंबा समय
और रिटर्न निकालने के लिए तो और भी लंबा समय वेट करना पड़ेगा। इसलिए रिटर्न को चेज़ ना करें। जो मेथड हम लोग बताते हैं 200 डेज़ का मूविंग एवरेज और 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। और जब 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब आता है प्राइस और बेस्ट होता है जब नीचे चलता है, वैसे सिचुएशन में हम लोग बाई करते हैं तो हम लोग को अच्छा अप मूव ऊपर की तरफ मिलता है। तो इसी मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं और हमारा और भी वीडियोस देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप रिटर्न चेज़ करके कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। और मोस्टली बहुत सारे PSU स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हम बोलेंगे कि आप एग्जिट कर सकते हैं। केवल एक BPCL में आप इन्वेस्टेड रहें, बाकी का PSU स्टॉक से आप निकल जाएं, क्योंकि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और बहुत ही लंबा समय आपको सफ़र तय करना है। तो PSU स्टॉक में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रोथ स्टॉक्स में आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको वेल्थ को कंपाउंड करना है, ना कि डिविडेंड से फिक्स्ड इनकम लेना है। तो होप आप लोग को कंसेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों कि कैसे हम लोग को पोर्टफोलियो फ्रेम करना है। मोस्टली फाइनेंशियल सेक्टर को वेटेज देना है और EV सेक्टर भी आप दे सकते हैं कुछ वेटेज, और सबसे पहले फाइनेंशियल्स को वेटेज दे फर्स्ट में, और कुछ EV सेक्टर, AI सेक्टर जैसे IT स्टॉक्स ये सब को वेटेज दे। तो ये सब में ज़्यादा ग्रोथ हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।